सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को, और उसके साथ साथ उससे पहले आने वाले जो एग्जाम्पल्स थे 9, 10 और 11 उनको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया एग्जाम्पल 9। ये दिया गया है कि प्रूव दैट √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल 9 पहले ये मान के चल लेते हैं कि भाई लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। इसको मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर होता है तो इसका मतलब ये है कि इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, राइट। अब यहाँ पर ये जो p/q है, ये p एंड q ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं को प्राइम्स। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, राइट। अब को प्राइम और प्राइम में डिफरेंस होता है। p और q जरूरी नहीं कि प्राइम हो, लेकिन को प्राइम हो सकते हैं। आप को प्राइम ऐसे भी नंबर हो सकते हैं 3 और 4, ये भी हो सकता है को प्राइम, और साथ में ये भी को प्राइम हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में ये को प्राइम भी हैं और साथ में प्राइम नंबर्स भी हैं। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। बट इस केस में 4 प्राइम नंबर नहीं है, बट ये 3 और 4 एक दूसरे के लिए को प्राइम है। सिमिलरली 4 और 21 को भी अगर आप देखेंगे तो 4 और 21 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो भी कोई दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वो को प्राइम होते हैं। तो हमने क्या किया है कि p और q को को प्राइम लिया है ताकि इसको फर्दर ब्रेक ना किया जा सके। क्योंकि अगर आपके पास कोई और नंबर होता तो उसका आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते थे। तो इससे बेटर ये है कि इसको को प्राइम लीजिए ताकि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख पाएँ, फिर उसके बाद फर्दर उसका डिवीजन ना हो पाए। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। q को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा √3 × q = p। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं p = कितना हो गया? √3 × q। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा p² = 3q², राइट। अब इस इक्वेशन से ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन से एक हमें कंक्लूजन मिलता है कि अगर यहाँ पर देखें तो ये p² 3 के मल्टीपल के फॉर्म में ही तो आ रहा है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये 3 के मल्टीपल में ही तो है कि किसी एक नंबर के साथ आपका 3 का मल्टीपल करेंगे तो आपका p² आ गया। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाय 3। अगर p² 3 से डिविजिबल है तो हम ये बोल सकते हैं कि p भी 3 से डिविजिबल होगा। अब ऐसा क्यों है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उस जिस नंबर का वो स्क्वायर था वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब अगर p² 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों होता है ये लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा क्लियर करके आपको बताया था थ्योरम के थ्रू। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब अगर p 3 से डिविजिबल है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि p कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ k। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि p को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। p की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं तो क्या आएगा? तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3k का होल स्क्वायर = 3q², राइट। अब आप इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए? 9² नहीं 9, और यहाँ पर k का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और ये q²। तो आप यहीं से बोल सकते हैं कि इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3k² = q²। इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं तो यहाँ पर ये कितना आया? 3k² = q²। सो इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये हो गया 3k², q² = 3k²। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है, ये सेकंड वाली इक्वेशन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ये यहाँ पर q² इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर q² 3 से डिविजिबल है तो हमारी थ्योरम ये बोलती है कि कोई नंबर का स्क्वायर अगर उस नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से या किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये है कि q भी 3 से डिविजिबल होगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर p भी 3 से डिविजिबल था। इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं और साथ में हमारे पास जो नंबर था वो q, ये भी किससे डिविजिबल है? ये भी 3 से डिविजिबल है, विच इज़ फोर्थ इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है? दैट p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर विच इज़ 3। ये दोनों 3 से ही डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है? हैव अ कॉमन फैक्टर विथ दैट इज़ 3। और यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमने क्या कहा था? p और q को प्राइम है। को प्राइम होते तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, बट यहाँ पर तो ये को प्राइम होने के बाद भी फिर भी इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ रहा है, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स
contradicts the fact that P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट कि ये P और Q को-प्राइम है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर को-प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको किसी भी P by Q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे। कोई भी P by Q अगर आप को-प्राइम नंबर लेंगे तो उसको लिखने के बाद जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो वो हमेशा पता चलेगा कि वो को-प्राइम हो ही नहीं सकते हैं। अगर वो को-प्राइम हो नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हेंस √3 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर नहीं है। इतना पार्ट क्लियर हो गया? यही था हमारा आंसर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब भी आपके पास कोई प्राइम नंबर दिया जाए, रूट में प्राइम नंबर दिया जाए, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ P by Q के फॉर्म में लीजिए, उसको सॉल्व करके देखिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में जब भी आप P by Q लेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर बनेगा। और जब हम लिखते हैं P by Q फॉर्म में तो हम ऐसी फॉर्म लेते हैं जो वो को प्राइम होती है। को प्राइम लेने के बाद भी फिर भी इनके बीच में कॉमन फैक्टर बन पा रहा है, तो इससे ही आपको पता चल रहा है कि ये दोनों, ये जो नंबर होगा कोई भी, मतलब कोई भी रूट ओवर कोई भी प्राइम नंबर, वो एक इरेशनल नंबर क्यों होगा। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल 10 में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 10 में हमें दे दिया गया है शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। हमें ये शो करना है कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 5 माइनस √3, मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है, सपोज कर लेते हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर है। आपको अगर प्रूफ करना है ना कि ये रेशनल है तो सबसे पहले उसको सपोज कर लीजिए वो रेशनल है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करिए। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि 5 माइनस √3 कैन बी रिटन एज P by Q, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर आप √3 को इस तरफ ले जाएंगे और P by Q को इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना आएगा, 5 माइनस P by Q इज इक्वल टू √3, राइट। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि 5Q माइनस P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू √3। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया था, लेकिन P और Q क्या है, को प्राइम है यहाँ पर। ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स हैं और साथ में इंटीजर्स हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास, इस नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अब आप खुद सोचिए कि P और Q आपके पास इंटीजर्स हैं, को प्राइम है, तो इसका मतलब ये है कि 5Q माइनस P, अगर किसी एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को माइनस करोगे तो इन दी एंड जो रिजल्ट आएगा वो भी तो इंटीजर ही आएगा, राइट। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं किसी दूसरे इंटीजर से तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक इंटीजर है। कोई एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड होता है तो वो आपका एक रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो √3 जो है वो तो हमारा एक इरेशनल नंबर है, √3 तो हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक साइड तो हमारा रेशनल आ रहा है, एक साइड इरेशनल आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हेंस P by Q नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो पहले आप इसको टर्म्स में लिख देना। इस तरीके से मैंने आपको लिख के नहीं बताया, लेकिन आपको लिखना चाहिए कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। लेफ्ट साइड वाला रेशनल है, राइट साइड वाला इरेशनल है। जब आप इसको लिख देंगे फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हेंस 5 माइनस √3 इज नॉट रेशनल, ये चीज़। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, इसके अंदर हमने लिया था कि पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाया। हमने इस जो दूसरा वाला क्वेश्चन था इसमें हमने तो सिर्फ ये किया है कि √3 के साथ इक्वेट कर दिया, फिर उसके बाद उसको प्रूफ कर दिया। इसका रीज़न ये है कि आपको इसमें पहले से ही पता है ना कि √3 इरेशनल है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास √3 इरेशनल देने के लिए कहा गया होता कि इसको प्रूफ करिए, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते थे कि √3 इज इक्वल टू P by Q और फिर साथ में आप बोल देते कि सिंस हम वी नो दैट √3 इज इरेशनल तो इसका मतलब ये इरेशनल है। ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट टर्म दी गई है। कोई भी अगर प्राइम नंबर का रूट दिया जाता है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे, जैसा हमने लास्ट केस में किया। अगर उसके अलावा कोई भी एक कंपोजिट, मतलब कोई भी एक कोई प्राइम नंबर का रूट है, उसके साथ भी कोई नंबर है, तो अगर वो दिया जाएगा आपको, तो आपको सिर्फ इतना सॉल्व करके आपको ये बता देना है कि लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला इक्वेट करके देखना है। जैसे ही आप इक्वेट करके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्राइम होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन देने का पर्पज़ ही ये था। एक्चुअली इसका पर्पज़ यही था कि आपको बताना कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाएगा, कि अगर आपके पास रूट ओवर प्राइम है तो कैसे किया जाएगा, अगर आपके पास कोई नंबर है उसके साथ साथ प्राइम, रूट ओवर प्राइम या ऐसा कुछ दिया जाता है तो उसको कैसे अप्रोच किया जाएगा।
तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो हमारा एग्जाम्पल 11 है, उसमें क्या दिया गया है, उसमें दे दिया गया है कि ये हमारे पास एग्जाम्पल 11 है। यहाँ कहा गया है कि हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि √3 ये एक इरेशनल नंबर शो करना है। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि लेट √3 इज रेशनल नंबर। पहले इसको मान के चल लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 3√2 इज इक्वल टू कितना हो रहा, P/Q। और P/Q क्या है, P एंड Q आर को प्राइम्स, तो ये को प्राइम हो गए। P एंड Q आर को प्राइम, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये √2 इज इक्वल टू P बाय कितना होना चाहिए, 3Q। ठीक है, अब लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। और राइट साइड वाला क्या पार्ट है, P भी हमारा इंटीजर है, 3 अगर Q भी हमारा इंटीजर है तो 3Q भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंटीजर्स हैं एक दूसरे के लिए। तो अगर दो इंटीजर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल तो रेशनल नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा रेशनल नंबर है, जबकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि अगर आप एक तरफ रेशनल है तो दूसरे उसको इक्वेट करने वाला कोई रेशनल नंबर तो होना नहीं चाहिए, वो भी रेशनल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ है तो हेंस √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इज नॉट अ रेशनल नंबर, और वी कैन से दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप या तो ये बोल दीजिए कि ये रेशनल नहीं है, या तो आप सीधा बोल दीजिए कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अभी हमने 3 एग्जांपल्स कर लिए, अब हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो करना कैसे होगा, पहले हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। पहले तो हम ये मान के चल लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अगर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स देन वी कैन से दैट √5, अगर आप इसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये आ गया, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि P कैन बी रिटन एज √5Q। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद आपके पास आएगा P² इज इक्वल टू 5Q², राइट। अब यहाँ से एक कंक्लूजन तो बनता है कि हमारे पास कि यहाँ पर P² इज डिविजिबल बाय 5। अब क्योंकि P² 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। P भी 5 से डिविजिबल है, तो ये हमारे लिए एक स्टेटमेंट आ चुकी है। इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलिए, या इसको आप 1 मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप ये बोल सकते हैं ना कि अच्छा इसको भी तो हमें इक्वेशन मान के चलना पड़ेगा ना कुछ, तो ये इक्वेशन ले लीजिए 1, इसको ले लीजिए 2, ठीक है। अगर ये P 5 से डिविजिबल है तो आप ये बोल सकते हैं ना कि P को हम 5 टाइम्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन हो गया। इसी प्रेजेंटेशन की हेल्प से आप P की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देखिए। जैसे ही आप P की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये आएगा बन के कितना, ये हो जाएगा 5K का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 5Q²। 5K का स्क्वायर मतलब 25 इंटू K² इज इक्वल टू 5 इंटू Q²। 5 से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5, और यहाँ से कितना हो गया 5K² इज इक्वल टू Q²। तो आप इसको बोल सकते हैं ना कि भाई ये हमारे पास कितना बचा, Q² इज इक्वल टू 5K² हो गया, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि भाई यहाँ पर Q² इज डिविजिबल बाय 5। अगर Q² 5 से डिविजिबल है तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर Q भी 5 से, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये एक स्टेटमेंट हमें बताती है। थर्ड स्टेटमेंट मार्क कर लेते हैं, इसको थर्ड मार्क कर लेते हैं, इसको सेकंड। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से आपको ये कंक्लूजन मिलता है कि P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 5, हैव अ कॉमन फैक्टर, और ये कॉमन फैक्टर है क्या, दैट इज 5।
तो इसका मतलब ये है कि पी एंड क्यू के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, हेंस पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम्स, पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम्स। अब क्योंकि पी एंड क्यू को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कंडीशन ली थी कि ये दोनों प्राइम हैं, ये दोनों को प्राइम हैं, वो वाली तो कंडीशन फेल हो गई, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम ये लिखते हैं कि यहाँ पर विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, hence root 5 is an irrational number or is not a rational number, is an irrational number, that's it, ये आंसर है। तो आपको यही करना है, जब भी आपके पास कोई भी नंबर रूट में दिया जाए, रूट में कोई भी प्राइम नंबर दिया जाए, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपके पास रूट में प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर के साथ रूट में कोई प्राइम नंबर, उसके साथ साथ कुछ और नंबर दिया जाएगा, तो आपको फिर कैसे करना है वो मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था। इसमें अभी और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 हमें ये प्रूव करना है कि इरेशनल है। 3 + 2√5 कितना होता है? 3 + 2√5 हो जाता है, हम इसको मान के चल लेते हैं कि इसको p/q के फॉर्म में ले लेते हैं और इसको मान के चल देते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट 3 + 2√5 इज़ अ रेशनल नंबर। यह हमने सपोज कर लिया इज़ अ रेशनल नंबर। जैसे आप ये सपोज कर लेंगे तो आप ये बोल सकते हैं ना कि भाई ये 3 + 2√5 किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी एंड क्यू फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्लियर है? अगर पी एंड क्यू को प्राइम है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 3+, अगर मैं p/q को इस तरफ ले जाता हूँ या 3 को इस तरफ ले जाइए, वो ज़्यादा बेटर है, 2√5 = p/q - 3। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 2√5 = p - 3q/q। 2 को भी अगर आप इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ से कंक्लूजन बन के आएगा कि √5 = what? p - 3q/2q। ये हो गया। तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन क्या है आपका? इरेशनल। लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इरेशनल नंबर, बट राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो तो हमारा रेशनल नंबर है। देख के पता चल रहा है कि पूरा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ साथ जो भी टर्म्स आएंगी ऐड होंगी, p और 3q दोनों इंटीजर्स हैं, तो दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो दो इंटीजर्स में अगर आप सम या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो इंटीजर ही आएगा। न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर, दोनों का अगर आप डिवीजन में लिखते हैं कि कोई भी इंटीजर डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर, तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ तो रेशनल आ रहा है, यहाँ इरेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक इरेशनल रेशनल के बराबर हो। हेंस यहाँ से हमें पता चलता है कि 3 + 2√5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। दैट्स इट। इसी तरीके से आपके पास और क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इनको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर सपोज हमारे पास ये वाला नंबर दिया गया है, यहाँ पर हमें दे दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसको कर लेते हैं। तो आप करेंगे क्या? 1/√2 दिया गया है, तो सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि लेट 1/√2 इज़ अ रेशनल नंबर। हम इसको मान के चल लेंगे कि एक रेशनल नंबर है। फिर हम क्या करेंगे कि 1/√2 को p/q के फॉर्म में प्रेजेंट कर लेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, p एंड q आर को प्राइम। इसको इस तरीके से लिखते जरूर चलेंगे, ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1/√2 अगर ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं, सिर्फ इंटरचेंज कर दीजिए आप, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देंगे तो भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर √2/1 लिख दूँ मैं, तो राइट साइड में क्या लिखेंगे हम? इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि रेशोज को चेंज कर सकते हैं ना। अगर आपने लेफ्ट साइड के रेशो को ऊपर नीचे कर दिया, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रिवर्स कर दिया, तो राइट साइड में भी ऐसे रिवर्स कर सकते हैं आप रेशो को। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास √2 = q/p। अब आप देखिए, ये साइड तो है रेशनल नंबर, ये तो हमारा रेशनल नंबर है, तो हम जानते ही हैं, बट ये है हमारा इरेशनल नंबर। ये हमें पहले से पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक दूसरे के साथ इक्वेट नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हेंस p एंड q नहीं, हेंस 1/√2 जो हमने इनिशियल कंडीशन ली थी कि रेशनल है, वो ही गलत है। तो हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी करना है।
ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सिमिलर टाइप के ही हैं क्वेश्चन। अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखेंगे तो ये है क्या कि आपको ये प्रूफ करना है कि 7√5 ये एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप करेंगे क्या, इसको पहले मान के चलेंगे रेशनल, पहले आप इसको रेशनल मान लीजिए, ठीक है। फिर हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि 7√5 कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो यहाँ पर P एंड Q आर को प्राइम्स। फिर से वही चीज़ है कि ये P और Q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि √5 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, P/7 को अगर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 7Q। लेफ्ट साइड में हमारा इरेशनल नंबर है, लेफ्ट साइड में इरेशनल नंबर है, और राइट साइड में क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमने पहला अजम्पशन लिया था वही रॉन्ग था, विच मीन्स आवर फर्स्ट अजम्पशन वॉज रॉन्ग। या ये बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है, विच मीन्स 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 7√5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है कि ये प्रूफ करना है कि 6 + √2, ये प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन में कि 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है हमें। तो खैर इसको मैं इस तरीके से नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ है कि हमें प्रूफ करना है। तो ये मान के चल लेते हैं कि लेट 6 + √2 बी अ रेशनल नंबर। इसको ये मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, इसको सपोज कर लेते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि 6 + √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि √2 = P/Q - 6। इसका मतलब ये है कि √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P - 6Q / Q। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड जो है वो तो इरेशनल है, बट राइट साइड अगर आप देखेंगे तो ये तो पूरा टर्म ही हमारा रेशनल है, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि कोई रेशनल नंबर के इक्वल हो सके। तो इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है। ये एक हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट 6 + √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, or we can say that this is a irrational number, is not a rational number, that's it। इतने में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 और उससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ये लेक्चर यहीं तक था।